लेक्चर नंबर 4 में हम स्टडी करेंगे कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स जो हमें कॉमन एमिटर एम्पलीफायर डिज़ाइन करने में हेल्प करेंगे। वो पैरामीटर्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं इस लेक्चर में। अच्छा जी, इसमें हम देखेंगे जी कि एम्पलीफायर का जो हमने एनालिसिस किया है वोल्टेज गेन का, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो उसमें एक पहला फैक्टर आता है टेनुएशन का। टेनुएशन क्या होती है? टेनुएशन इज द ऑपोजिट ऑफ गेन। अगर गेन 10 है तो टेनुएशन 1/10 होगी। ठीक है। इसका मतलब है, गेन का मतलब है कि अगर आपके पास 1 वोल्ट इनपुट है तो और 10 गेन है तो आउटपुट आपके पास 10 वोल्ट आएगी। सिमिलरली अटेनुएशन इसका ऑपोजिट है। अटेनुएशन ये कहता है कि अगर आपके पास 10 वोल्ट इनपुट है और अटेनुएशन का फैक्टर 1/10 है तो आउटपुट आपके पास 1 वोल्ट आएगी। ठीक है, ये अटेनुएशन और गेन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लोड का वोल्टेज गेन पे क्या इफेक्ट आता है। अभी हमने अज्यूम किया था कि आरसी के साथ लोड अटैच नहीं हुआ हुआ। अब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि अगर आरसी के साथ लोड रेजिस्टेंस भी अटैच है, आरएल अटैच है, तो फिर वोल्टेज गेन पे क्या इफेक्ट आता है। क्या वो कम हो जाता है या वो ज़्यादा हो जाता है, कैसे होता है और उसको हम फाइंड कैसे करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ वोल्टेज गेन। कितना स्टेबल है। स्टेबिलिटी किन पॉइंट्स पे हम देख रहे हैं कि अगर कोई इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, कोई टेम्परेचर चेंज हो जाता है, कोई ह्यूमिडिटी चेंज हो जाती है, कोई एल्टीट्यूड चेंज हो जाता है, या कुछ भी किसी भी किस्म की चीज़ अगर चेंज होती है तो उसका हमारे वोल्टेज गेन पे इफेक्ट तो नहीं है। और फिर हम उसके बाद जो लास्ट पे देखेंगे कि वोल्टेज गेन के साथ इस एम्पलीफायर का करंट गेन और पावर गेन कितना है और वो हम कैसे फाइंड करते हैं। So first is attenuation. It is the opposite or reciprocal of the gain. It corresponds to the reduction in the output signal as compared to input. So opposite है, गेन होता है आपके पास कितना इंक्रीज हुआ है वोल्टेज, और अटेनुएशन है कितना डिक्रीज हुआ है। तो हम अटेनुएशन क्यों लेते हैं, किस पॉइंट पे लेते हैं, वो हम इस फिगर से देखते हैं। हमारे पास सोर्स की कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होती है और वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो कोई वोल्टेज ड्रॉप करती है और उस वोल्टेज ड्रॉप को हम कह देते हैं कि वो अटेनुएशन है। यानी कि अगर हम अभी हमने जो गेन फाइंड आउट किया है वो हमने फाइंड किया है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का वोल्टेज गेन बेस टू कलेक्टर VC ओवर VB। ठीक है, ये हमने फाइंड किया। जबकि ओवरऑल जो गेन होगा ट्रांजिस्टर का वो VC ओवर VS होगा। ठीक है, या V आउट ओवर VS होगा। और उसमें फिर ये है कि ये वाला जो फैक्टर है, जो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसको हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें पता लगेगा कि ओवरऑल हमारे ट्रांजिस्टर का गेन कितना है, जो कि VC ओवर VS के इक्वल होता है। और उस गेन को हम कह देते हैं AV डैश। ठीक है, वोल्टेज गेन बेस टू कलेक्टर को हमने नेम दिया था AV का, और ये जो ओवरऑल गेन है इसको हम नेम दे रहे हैं AV डैश का। सो ये AV डैश कैसे फाइंड होता है, इसमें एक तो हम फैक्टर लेते हैं ये वाला वोल्टेज गेन का जो पहले हमने फाइंड किया, वो क्या था, VC ओवर VB। ठीक है, फिर दूसरा हम फैक्टर लेते हैं अटेनुएशन का। अटेनुएशन का फैक्टर ऑपोजिट होके आता है, 1 ओवर के साथ आता है। तो ये VS ओवर VB है, ये ऑपोजिट जब रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई करेंगे साथ तो VB ओवर VS हो जाएगा। तो VB कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास सिंपल VC ओवर VS रह जाएगा। ओवरऑल अगर हम फिगर से भी ऑब्जर्व करें तो यहाँ से हमें क्लियर है कि अगर हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का वोल्टेज गेन देखें तो जो भी यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी उसको हमें इस इनपुट से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इसलिए VC divided by VS is the actual gain of a common emitter amplifier. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास वोल्टेज गेन विदाउट बाईपास कैपेसिटर। ठीक है, अगर हमारे पास बाईपास कैपेसिटर नहीं लगा हुआ तो क्या होगा। बाईपास कैपेसिटर अगर अटैच नहीं है
तो फिगर में अगर आप रिकॉल करें तो जो आर ई था वो बाईपास हो रही थी ड्यू टू कैपेसिटर, ठीक है। और हमने जो करंट लिया था वीबी वाला वो था आई ई आर डैश ई, यानी कि वो उस ब्रांच में से करंट था जो कि एमिटर की ब्रांच है। अब एमिटर ब्रांच में हमारे पास एक रेजिस्टेंस और आ गई है और वो रेजिस्टेंस है आर डैश सॉरी आर ई, ठीक है। सो अब उस ब्रांच में दो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। कैसे था वो, हम अगर उसको साथ थोड़ा सा याद करें तो ऐसे कोई हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास जो थी ये आर डैश ई थी, ठीक हो गया। सो आर ई हमने इग्नोर कर दिया था। अब अगर हमने आर ई को इग्नोर नहीं करते तो आर ई हमारे पास यहाँ पे लाई करेगी। सर आरई को हम अब इसलिए इग्नोर नहीं ना कर रहे क्योंकि बाईपास कैपेसिटर नहीं इसके साथ लगा हुआ। जी, इसलिए इग्नोर नहीं कर रहे, ठीक है। और यहाँ पे इस ब्रांच में हमारे पास जो करंट था वो आई ई था, ठीक है। सो अब हमारे पास जो वी बी होगा वो क्या होगा, आई ई मल्टीप्लाई बाय बोथ ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस, ठीक है। और आई ई हमने ऊपर वाले आई से कैंसिल आउट कर दिया था। सो इसलिए अब जो गेन का फार्मूला है, गेन के फार्मूला में जो चीज ऐड होगी वो ये रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इस रेजिस्टेंस से आपको नजर आ रहा है कि जी जो गेन है वो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगर बाईपास कैपेसिटर नहीं अटैच होगा तो हमारा जो गेन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है जी। इस वजह से हम बाईपास कैपेसिटर भी साथ अटैच कर देते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप साथ हैंड रेज कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर मुझे लगेगा कि आप को कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर ये आरसी कलेक्टर की रेजिस्टेंस ये आउटपुट और इनपुट की वजह से है ना, आरसी और ये इनपुट इनपुट हमारे पास इस टाइम ये दो रेजिस्टेंस है। इनपुट हमारे पास दो रेजिस्टेंस नहीं है, आई इनपुट हमारे पास आई सी आर सी है। आई ई जिसको हमने आई सी की जगह हमने आई ई रख दिया था। यहाँ पे करंट्स हैं, हाँ ठीक है, जैसे ये करंट है ना, तो जी यहाँ जी। पे ये करंट साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे, ठीक है। और ओके ये मिल के बन गया करंट इंटू रेजिस्टेंस, मिल के बन गया वोल्टेज जो कि वी इन हो गया, ठीक है। और वी आउट क्या है हमारे पास, वी आउट वो वोल्टेज है जो आर सी पे है, तो वो क्या होगा, आई आई सी आर सी, ठीक है। क्योंकि आई सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई होता है तो इसलिए हम इसको इसको भी एज ए आई ई लिख लेते हैं। अब ये आई ई और आई ई कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बच जाता है, आर सी और ओके आर डैश ई। जी अब्दुल्ला जमशेद। सर ये अगर हम इस लिहाज से देखें, ये जो आर ई ऐड हो रहा है, अगर हमने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है बाईपास, उसकी भी जी तो फिर रेजिस्टेंस होती है जो कि रिएक्टेंस होती है, उसको नहीं ऐड कर सकते हम फिर? जी होती है, अगर आप एग्जैक्ट फाइंड करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप उसकी कैपेसिटेंस को भी देखेंगे, फिर उसका ये भी देखेंगे कि जिस फ्रीक्वेंसी पे इनपुट आ रही है वो कैपेसिटर उस फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता भी है कि नहीं, ठीक है। लेकिन फिर वो नॉर्मली हम कैपेसिटर इस वैल्यू का लगाते हैं कि उसकी जो इम्पीडेंस आती है वो ओहम्स में आती है, बहुत थोड़ी आती है, ठीक है। तो उसको फिर हम इसलिए इग्नोर कर देते हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं, अगेन वही फॉर्मूला है हमारे पास, एक्स सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, ठीक हो गया। अब हमें पता है फ्रिक्वेंसी कितनी है, फ्रिक्वेंसी एसी की हमें पता है, फ्रिक्वेंसी या हमारा साउंड है उसकी पता है, फ्रिक्वेंसी में पता है कि जी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी, ठीक हो गया। अब हमारे पास दो पैरामीटर अननोन रह गए, एक पैरामीटर कैपेसिटर का है और एक पैरामीटर
उसकी इम्पीडेंस क्या है। अब हम ये करते हैं कि इम्पीडेंस को मिनिमम रखते हैं। हम कहते हैं कि इम्पीडेंस बहुत थोड़ी है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इम्पीडेंस 10 ओम हो, ठीक है। सो हम इम्पीडेंस को 10 ओम पुट कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ से ये 10 ओम पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ कैपेसिटर की वैल्यू निकल आती है, ठीक है। कैपेसिटर की कोई वैल्यू निकलेगी, जो वैल्यू कैपेसिटर की निकलेगी हम उस वैल्यू को कैपेसिटर अटैच करेंगे, ठीक है। और वो जब अटैच करेंगे तो वो बहुत ही कम इम्पीडेंस देगा, 10 ओम की इम्पीडेंस देगा। और 10 ओम की इम्पीडेंस को अगर हम यहाँ ऐड भी कर लें, लेट्स सपोज ये आर डैश ई है 1 किलो और आर ई भी है 1 किलो, तो 10 ओम अगर आपके ऐड हो भी जाएंगे तो वो कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है अब्दुल्ला, क्लियर है? जी सर। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछो। सर कैपेसिटर ऐड करने के लिए हम ये कैलकुलेशन करेंगे फिर कैपेसिटर ऐड करेंगे? जी ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर हम कैपेसिटर ऐड कर लेते हैं। 10 टाइम्स छोटा भी होता है आरई से, वो बता रहे थे सर। जी अब आएगा, अभी इसके बाद वो भी आएगा। आप लोगों ने नेक्स्ट लैब शायद कर ली है, पहले से इसलिए तो वो इसलिए छोटा रखते हैं ना, ताकि हमारे पास उसकी इम्पीडेंस जो है ना वो इंटरनल इम्पीडेंस इफेक्ट ना करे गेन को। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। ठीक हो गया जी, क्लियर है सबको, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, इफेक्ट ऑफ लोड ऑन वोल्टेज गेन। सो इसमें हम देख रहे हैं कि हमने ये सर्किट हमारे पास है और ये एरो यहाँ पे गलत आया हुआ है, एरो यहाँ आना था, यानी कि ये एरो सिर्फ ये बता रहा है कि ये सर्किट इसमें कन्वर्ट हुआ है और कुछ नहीं है। सो अब पहले आपने आरएल को कंसिडर नहीं किया था, ये जो सर्किट बना था यहाँ पे, इसमें आपने यहाँ पे सिंपल आरसी अटैच किया था। अब आपने कहा है कि जी आरएल भी अटैच है, तो आरएल के अटैच होने का मतलब क्या है कि आरसी भी पैरेलल टू ग्राउंड अटैच हुआ है और आरएल भी पैरेलल टू ग्राउंड अटैच हुआ है, तो आरएल और आरसी दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने आर स्मॉल सी कह दिया, ठीक है। सो सिंपली हुआ ये है कि हमारे पास अब गेन का फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो गया है। जहाँ पहले सिर्फ आर कैपिटल सी था, अब वहाँ पे आर स्मॉल सी आ गया, और आर स्मॉल सी किसके इक्विवेलेंट है, आर सी पैरेलल टू आर एल, और वो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जी इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक हो गया जी, ये क्लियर है। आखिरी जो 5 मिनट बचेंगे ना उसमें हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट का, आप लोगों से पूछूंगा मैं। जी सिकंदर। सर ये आर ई पैरेलल होगा आर एल के? नहीं आर ई पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि आर ई एमिटर पे अटैच है। जो जो चीज कैपेसिटर सॉरी कलेक्टर पे अटैच हुई है वही पैरेलल में आएगी। चलो ठीक है। अच्छा जी, ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी इसके आगे। फिर हमारे पास आता है कि जी स्टेबिलिटी ऑफ वोल्टेज गेन। स्टेबिलिटी ऑफ वोल्टेज गेन का कॉन्सेप्ट क्या है कि एम्पलीफायर का जो गेन है ना वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट रहे, ठीक है। हमने टेम्परेचर का पैरामीटर इसलिए लिया है क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो सकती है। तो हम ये कहते हैं कि वो पैरामीटर्स देखते हैं जो रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो। सो सिर्फ और सिर्फ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना ट्रांजिस्टर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है और ये टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो गेन में ये रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। गेन में हो तो हम ये कि हमें फिर यहाँ से पता लगा कि जो गेन है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। मतलब आपने एक ट्रांजिस्टर डिज़ाइन किया, उसका गेन 10 है, ठीक है, लेकिन अब गर्मी बढ़ गई तो 50 डिग्री हो गया, तो अब उसका गेन लेट्स सपोज के अब 10 की जगह 1 रह गया। तो हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हम जो भी गेन दें ना कस्टमर को, अपने कस्टमर को हम अगर कहें कि ये इतना गेन है
या इतनी आवाज़ दे रहा है ये एम्पलीफायर, तो वो हर टेम्परेचर पे सेम रहे। ये ना हो गर्मी बढ़ जाए तो हमारे हैंड फ्री में से आवाज़ कम आने लग जाए और सर्दी में ज़्यादा आने लग जाए। तो इसलिए हम एम्पलीफायर को थोड़ा स्टेबल बनाते हैं। तो एम्पलीफायर को स्टेबल बनाने के लिए का तरीका ये है कि हमारा उस जो चीज़ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है हम उसका इफेक्ट निकाल दें। तो लेट्स सपोज अगर हम कह देते हैं कि हमने बाईपास कैपेसिटर रिमूव कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, तो क्या होगा कि क्योंकि आर डैश ई काफ़ी छोटी होती है आर ई से, हम आर ई क्या बड़े बड़ी लगा देते हैं, आर डैश ई छोटी लगा देते हैं, तो अब उससे उससे क्या होगा कि जो इफेक्टिव फार्मूला होगा ना वो आर सी और आर ई रह जाएगा, जो आर डैश ई है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह देते हैं कि कह सकते हैं कि जी हमने टेम्परेचर का इफेक्ट खत्म कर दिया है। बस इसका नुकसान क्या हुआ है, अगर हम आर डैश हमने ज़्यादा लगा दी है, नुकसान ये हुआ है कि हमारा गेन कम हो गया, परमानेंटली कम हो गया गेन। ठीक है, सो स्टेबिलिटी तो हमारी बढ़ गई है लेकिन गेन कम हो गया है। तो ऑब्वियसली ट्रेड ऑफ होता है, अगर आप एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ कम होगी। ठीक है, तो अब फिर हम एक ऐसा सोल्यूशन देखते हैं जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गेन कम हो जाए और थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बढ़ जाए। यानी कि ये ना हो कि गेन ही बिल्कुल गेन बहुत ही कम हो जाए और ना ही ये हो कि स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाए। तो हम इन दोनों के इन बिटवीन एक सोल्यूशन ढूंढते हैं कि क्या ऐसा सोल्यूशन हो सकता है जिससे स्टेबिलिटी भी रहे और गेन भी रहे। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि आर ई जो होती है, जो मीटर रेजिस्टेंस है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट को बाईपास कर देते हैं और एक पार्ट को बाईपास नहीं करते। ठीक है, तो अब हम ये रेजिस्टेंस उतनी ही रखते हैं कि जितना जितना गेन में रिडक्शन हम अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो अब ये होता क्या है कि फार्मूले में आर ई भी रहता है और आर ई वन भी आ जाता है। आर ई वन की होने की वजह से आर डैश ई पे जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, पहले टोटली इस पर डिपेंड कर रहा था, अब साथ थोड़ा सा इसका इफेक्ट भी आ गया है। सो थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम हो गई है, इसका मतलब है कि हमारा अब गेन थोड़ा स्टेबल रहेगा। अब जहाँ पहले अगर रूम टेम्परेचर पे 10 गेन आ रहा था, तो अब 50 डिग्री पे जहाँ पहले 1 आ रहा था अब उसकी जगह 9 आ जाएगा। थोड़ा फर्क पड़ेगा टेम्परेचर के चेंज होने का। जी सिकंदर बोले। सर अगर हमारे पास यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगी हैं, अभी तो 2 है ना, तो अगर हमने 3 रेजिस्टेंस लगाई है, फिर जो अगर हम एंड वाले रेजिस्टेंस के ऊपर देख रहे हैं गेन, तो जो हम आर ई वन इधर ऐड कर रहे हैं, तो उधर ऐड क्या होगा फिर? आर ई वन नहीं होगा जी? अगर 3 लगाई है ना तो कैपेसिटर की लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपने आर ई वन के बाद कैपेसिटर लगाया है तो फिर यही फार्मूला रहेगा। ठीक है, और जी वही अगर आपने कैपेसिटर लगाया आर ई टू के बाद, आर ई थ्री से पहले लगाया है, तो फिर आपके पास फार्मूले में आर ई वन और आर ई टू दोनों आ जाएंगे। हाँ जी ठीक है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई। तो इसका मतलब लास्ट वाला बाईपास हो जाएगा। जी नहीं नहीं नहीं, लास्ट वाला बाईपास नहीं होगा, बाईपास वो वाला होगा जहां पर कैपेसिटर लगा। अगर आपने यहाँ रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक है, अब अगर तो यस सर। कैपेसिटर यहीं लगा हुआ है तो फिर फार्मूला यस सर। यही रहेगा। ठीक है, और अगर आपने कैपेसिटर यहाँ लगाया है, ठीक है, और यहाँ नहीं लगाया, तो अब क्या होगा, फार्मूले में आर ई वन भी आएगा और आर ई टू भी आएगा, सिर्फ लास्ट वाला निगलेक्ट हो जाएगा, सही है। आर ई थ्री बाईपास होगा। ठीक है, ठीक है सर। सर अगर आर ई वन के ऊपर लगाया तो तीनों बाईपास हो जाएंगी। ठीक है सर। अच्छा जी, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है जी स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का। ये मेरे ख्याल में आप लोगों ने लैब में कर लिया। ठीक है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस से गेन इंक्रीज होता है। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस से गेन डिक्रीज होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जी मतलब स्टेबल रहेगा टेम्परेचर के हिसाब जी, से। स्टेबल रहेगा। तो आर ई वन को हम 10 टाइम्स ज़्यादा रख लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस से। ठीक है, उससे ये होता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट कम हो जाता है और गेन हमारा स्टेबल हो जाता है। अब हम कस्टमर को अगर हम कह रहे हैं कि 10 इसका गेन है तो वो 10 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम आर ई वन नहीं लगाते, उससे कंपेयर करते हैं, तो फिर हमारा गेन कम हो रहा है।
सो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जी अब्दुल्ला। सर ये जो गेन है, गेन हम किस तरह कहते हैं कि बेहतर किस तरह है, यानी गेन की वैल्यू ए वी इज इक्वल टू 10 बेहतर है या फिर ए वी इज इक्वल टू 1 बेहतर है? 10 बेहतर है। जितना ज्यादा गेन होगा इसका मतलब है कि वोल्टेज को उतना ज्यादा एम्पलीफाई करने की एबिलिटी है उसके अंदर। ठीक है सर। ओके जी, यहाँ हमारा लेक्चर कंक्लूड हो गया।